सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द कूलम्स लॉ। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आखिरी टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था क्वांटाइजेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम हमारे पास है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या है? जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल में एक लॉ होता था क्लास 11th में, जो होता था F इजिकल्स टू जी m1m2/r²। ये जो लॉ था ये बताता था फोर्स बिटवीन टू मासेस। और ये किसने दिया था? ये दिया था न्यूटन ने। इसको हम बोलते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तुमको थोड़ा बहुत तो याद होगा 11th का। तो ये कूलम भाई साहब आए, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो इन कूलम ने इस लॉ को देखा और अपना एक लॉ बनाया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि न्यूटन ने तो दो मासेस के बीच की फोर्स निकाली थी, जो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है उसको न्यूटन ने बताया था। बट इन्होंने बोला कि मैं जो फोर्स बना रहा हूँ ना, जो मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, ये दो मासेस के बीच में नहीं होगी, ये दो बिटवीन टू चार्जेस के बीच में होगी। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इट स्टेट्स दैट टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अट्रैक्ट और रिपेल मतलब अट्रैक्शन की फोर्स भी होगी, रिपल्शन की फोर्स भी होगी, with a force which is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसके पीछे की जो लाइन है एग्जैक्टली वो न्यूटन के लॉ से कॉपी की गई है। जैसे तो मैं समझाता हूँ। फर्स्टली उससे पहले हम लोग आ जाते हैं कि ये फोर्सेस के नेचर क्या क्या है। तो दीज थ्री आर द नेचर ऑफ द फोर्सेस। मतलब अगर दो लाइक चार्जेस होंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इन दोनों केसेस में जो फोर्स होगी दैट विल बी रिपल्सिव। फोर्स रिपल्सिव होगी। अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज हुआ तो फोर्स कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी। बहुत बेसिक सा बात है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द फोर्स। नेचर ऑफ द फोर्स सेंट्रली नेचर, मतलब ये फोर्स सेंटर टू सेंटर लगेगी, ठीक। बहुत बेसिक है, हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, चार्जेस शुड बी स्टेशनरी एंड पॉइंट साइज्ड। चार्जेस बहुत छोटे होने चाहिए और स्टेशनरी मतलब रुके हुए होने चाहिए। ये पॉइंट क्यों बोला है? क्योंकि अगर चार्जेस मूवेबल होंगे या फिर मोबाइल होंगे, मूवेबल या मोबाइल बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? फिर ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म हो जाएगी करंट। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें ये तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? चार्जेस शुड बी स्टेशनरी एंड पॉइंट साइज्ड। तो अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग फॉर्मूले पे आ जाते हैं। मेन तो हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है दे आर सेपरेट बाय अ डिस्टेंस r। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो बोलती है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर। एंड जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। एग्जैक्टली वही लॉ है जो हमारे पास न्यूटन का था। मतलब कूलम भाई साहब ने क्या बोला कि भाई न्यूटन ने ये बनाया है, मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ूँ और क्या हटाऊँ कि ये मेरा बन जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने M1 M2 की जगह लिख दिया Q1 Q2 और आर स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ये। अब जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास एक नया कांस्टेंट आएगा। इस पूरे के पूरे कांस्टेंट का नाम मेरे पास है 1/4πε0। ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। जैसे हम लोगों के पास यहाँ पे एक कांस्टेंट था जिसको हम लोग बोलते थे ये जी, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे। अब हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं 1/4πε0। इसकी भी दो तीन वैल्यूज़ हैं। जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होता क्या है मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इन द चैप्टर जिसका नाम है कैपेसिटेंस। वहाँ पे हम लोग इसको और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह क्या होता है उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग को याद करनी है। इट इज़ जितनी वैल्यू दे रखी है हमारे पास विद यूनिट उसको याद करना है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2। दूसरा, इससे ज़्यादा यूज़ ये वाली वैल्यू होती है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको ये पूरी की पूरी 1/4πε0 की वैल्यू दे रखी है, वो है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जब भी तुम्हारे पास किसी भी क्वेश्चन में 1/4πε0 कहीं पे भी आ रहा होगा, यू हैव टू चेंज इट विद द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। और याद रखना
इसको मत चेंज कर देना, बस बच्चे ना इसको भी लिख देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। क्यों? क्योंकि 1/4 पाइप साइन नॉट की वैल्यू है, नॉट 4 पाइप साइन नॉट की वैल्यू है। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक पोर्शन। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया, दिस इज़ द फॉर्मूला यू हैव, एंड दिस इज़ द टू क्वांटिटीज़ क्या होती है समझाना था मुझे। इसके बारे में मोर हम डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर कैपेसिटेंस। तो तुम्हें परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी समझाऊंगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी समझाऊंगा, एंड व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो भी समझाऊंगा। ठीक है, कूलम्स लॉ खत्म। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं हम। क्यों वेक्टर फॉर्म क्यों आ रही है इस कूलम्स लॉ की? देखो ये वेक्टर फॉर्म, वाई दिस वेक्टर फॉर्म इज़ देयर, क्योंकि भाई फोर्स है ना ये। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ गिव अस फोर्स। फोर्स किसी क्वांटिटी होती है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब मेरे को कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ ना मैं। अब कैसे लिखूँगा? देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, सिंपल है। बहुत सारी बुक्स में इसका अलग तरीके से डेरिवेशन भी होता है। तो आई थिंक दिस इज़ योर फर्स्ट डेरिवेशन, तुम्हारी अभी तक की है पूरे चैप्टर की 12th की तुम्हारी फर्स्ट डेरिवेशन है। अगर ये फर्स्ट डेरिवेशन है तो हम लोग को डेरिवेशन लिखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इन 12th इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ। तुम अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, योर आंसर शीट अपने क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, ये बहुत मैटर करता है। तो हम लोगों को डेरिवेशन का एक बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी करना है। फर्स्टली जैसे मैं तुम्हें बोलूँगा, क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को डिराइव करो, डिफाइन करो। तो फर्स्टली तुम्हें क्या बनाना है? फिगर। दिस इज़ द स्टेप 1। तुम्हें पहले फिगर बनाना है, करेक्ट फिगर बनाना है। फिर नेक्स्ट इस फिगर का एक्सप्लेनेशन है ये। इस फिगर का एक्सप्लेन, फिगर को मैंने एक्सप्लेन किया, कुछ अलग से नहीं लिखा है इसमें मैंने। फिगर को एक्सप्लेन किया, अब क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ एग्जामिनर को, मैंने वो लिखा है। उसके बाद जो मेन बॉडी आती है, दिस इज़ द मेन बॉडी, ये मेन बॉडी, और ये एंड में हमारे पास हो गया कंक्लूजन। ठीक है, मैं समझाता हूँ डेरिवेशन क्या होगी। पहले तो तुम उसका स्ट्रक्चर देख लो। डेरिवेशन इज़ द थिंग जो पहले से प्रूव्ड है, बस हमको उसको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? फिगर बनाएंगे, फिगर को एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 3 में हम लोग मेन बॉडी जो हमारा मेन काम होता है वो करेंगे, और आखिरी में जो उसका प्रूफ है, जो कंक्लूजन है, उस पर हम आ जाएंगे। ठीक है, तो आखिरी में से मैंने प्रूफ किया ना कि ये कूलम्स एंड वेक्टर फॉर्म प्रूव हो चुका है। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। इस तरीके से हम लोग को डेरिवेशन, कोई भी डेरिवेशन हो, हमें इस तरीके से लिखनी पड़ेगी हमेशा। और ये मैं सोचना कि तुम जो मैंने कंटेंट लिखा है, कंसिडर टू लाइक चार्जेस, तुम्हें एज इट इज़ सेम लिखना है। इट्स नॉट लाइक दैट, तुम्हें सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। मैंने यहाँ कंसिडर किया है दोनों लाइक चार्जेस। बहुत सारी बुक्स में इसको अनलाइक चार्जेस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोनों लाइक चार्जेस हैं, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं हमेशा। तो F21 और F12 दो फोर्सेज हैं। इसकी डायरेक्शन देखो किधर जा रही है, उल्टी जा रही है। मतलब Q1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और Q2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। अगर अट्रैक्ट करते तो डायरेक्शन ऐसी ऐसी होती। अब ये डायरेक्शन ऐसी होती है हमारे पास। अब ये डायरेक्शन तुम बोलोगे सर ये तो डायरेक्शन ऐसी है। अब ये डायरेक्शन एक्चुअली में फोर्स की नहीं है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिट वेक्टर। मैं समझाऊंगा धीरे धीरे करके। अभी हम पहले इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। लिखा है कंसिडर टू लाइक चार्जेस Q1 एंड Q2 प्रेजेंट एट पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, इन वैक्यूम। वैक्यूम क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे को एप्सिलॉन नॉट यूज़ करना पड़ता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। एट अ डिस्टेंस R अपार्ट, R डिस्टेंस दूर रख दिया मैंने दोनों चार्जेस को। तो टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल रिपल्सिव फोर्सेज ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे इक्वल रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, जो कि मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है F12 एंड F21 के अकॉर्डिंग। F12 क्या है? F12 है फोर्स ऑन Q1। Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा है? जो Q2 लगा रहा है। तुम देख भी सकते हो फिगर में कि जो Q1 है इस पे जो फोर्स लग रही है, दिस फोर्स इज F21, और ये फोर्स उस पर कौन लगा रहा होगा? ये फोर्स उस पर ये Q2 वाला चार्ज लगा रहा होगा। और इस Q2 पे कौन फोर्स लगा रहा होगा? Q1 पे Q1 फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो हमने वही लिखा है F12 है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा है, और F12 क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सिंपल। अब अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, अभी हमने जस्ट ऊपर कूलम्स लॉ पढ़ा, जिसका फॉर्मूला था F इजिकल्स टू दिस 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर मैं दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालूं तो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है? इक्वल रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे हैं। तो मतलब ये तो इनका वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में इनका मॉड निकालूंगा तो कितना होगा? F12 का मॉड इक्वल्स टू F21 का मॉड।
दैट शुड बी इक्वल्स टू, जो हमारे पास इक्वेशन है, दो चार्जेस हमारे पास होते हैं, कूलम्स लॉ हम लोगों ने लगा दिया। अब मेरे को वेक्टर फॉर्म में निकालना है ना इसको। वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, एक वेक्टर के पास क्या क्या चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, एम प्लस डी। मैग्नीट्यूड तो ये रहा, डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन देगा यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन देता है हमेशा, यूनिट वेक्टर। तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, 11th में पढ़ते थे ना, डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है। यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों में से कोई बता सकता है। अब यूनिट वेक्टर क्या है, ये यूनिट वेक्टर बता रहा है किसकी डायरेक्शन बता रहा है, देखो R12 आर कैप 1 2 और आर कैप 2 1, दीज आर टू यूनिट वेक्टर्स। जो आर कैप 1 2 है, इट इज़ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, देखो इधर से इस तरफ पॉइंट कर रहा है ये, और ये वाला वेक्टर इधर से इस तरफ पॉइंट कर रहा है। अब अच्छे से समझना आगे जो पॉइंट बोलने वाला हूँ मैं। Therefore, जो नेक्स्ट लिखा, therefore the forces in the terms of unit vectors are given as। अब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को, जो मैंने F12 ये वाला मैग्नीट्यूड निकाला है, ये वाला मैग्नीट्यूड, इसको अगर मैं डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें डायरेक्शन ऐड कर दूँ, तो मुझे वेक्टर मिल जाएगा ना, यस मिल जाएगा, क्योंकि वेक्टर इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है और ये R12 और R21 क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। मैं दोनों को मिक्स कर देता हूँ आपस में। तो देखो हमारे पास हमने लिख रखा है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये है R21, मैंने R21 क्यों लिखा है यहाँ पे, बल्कि यहाँ F21 है, तो तुम सोचोगे मैंने R21 क्यों लिखा। अब जो R21 है, देखो ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, R21 इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स लग रही है F12। तो मतलब R21 F12 फोर्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो F21 की डायरेक्शन है, सॉरी F12 की डायरेक्शन है फोर्स की, वो कौन देगा, R21 देगा। सिमिलरली F21 की डायरेक्शन कौन देगा, R12 देगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले इनका मॉड निकाला, मैं क्लियर कर देता हूँ उसको। मैंने पहले इनका मॉड निकाला, दिस इज़ द मॉड। मॉड में एक ही फॉर्मूला दोनों निकला आएगा क्योंकि बोथ फोर्सेज आर इक्वल। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड मेरे पास है, दिस इज मॉड। डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर विल टेल डायरेक्शन। तो जब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कंक्लूजन में क्या बन जाएगा, देखो F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R12, वेयर R12 इज गिविंग द डायरेक्शन। ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। और उससे पहले वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। तो भाई हमने प्रूफ कर दिया ना कि कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है ना, ये F12 की फोर्स की वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो लिखा ही है द इक्वेशन 1 and 2 एक्सप्रेसेस द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो मैंने प्रेजेंट कर दिया, ये हमारा डेरिवेशन खत्म। तो हमें इस तरीके से डेरिवेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास ये आता है कि प्रूव न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव करो कूलम के लॉ से। अब देखो दिस इज़ क्वाइट ईजी, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। अब इसका किस तरीके से सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग, छोटा सा सोल्यूशन है। इसमें लिखेंगे सिंस R12 एंड R21, देखो ये दोनों के दोनों क्या थे, यूनिट वेक्टर्स थे इन अपोजिट डायरेक्शन। तुम्हें दिख रहा होगा जो R21 है, ये R21 है, सॉरी R12 और R21 जो दोनों वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास एक दूसरे से अपोजिट है। एक की डायरेक्शन ऐसी है, एक की डायरेक्शन इस तरीके से है, ये डायरेक्शन एक की। तो दूसरे से क्या है, अपोजिट दोनों के दोनों हैं। और एक दूसरे से अपोजिट है, इसका मतलब क्या है, अगर वेक्टर में दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो कैसे करते हैं उसको इक्वल। और दे आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का तो मॉड वैसे भी 1 होता है। मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, मान लो आर कैप, इसका मॉड हमेशा 1 ही होगा। मैं बोलूँ दूसरा एक वेक्टर है, उसका नाम पी कैप है, ठीक है, इसका ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड भी 1 होगा। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या बोलूँगा मैं, आर कैप इज इक्वल्स टू माइनस पी कैप। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि R21 इज इक्वल्स टू माइनस का R12, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यूनिट वेक्टर का मॉड हमेशा, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, डायरेक्शन इनकी दोनों की अपोजिट है, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। अब ये R21 कौन सी इक्वेशन में था, ऊपर आएंगे हम, तो R21 था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में, ये वाला। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, पुटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 और R21, ये किस इक्वेशन में आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास सेकंड इक्वेशन में R21, मतलब ये F21 की वैल्यू है विद अ नेगेटिव साइन। तो मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, F12 इज इक्वल्स टू F21, मतलब जो फोर्स ऑफ एक्शन है और फोर्स ऑफ रिएक्शन है दोनों के दोनों बराबर है। मैं साइन के इंडिकेट करता है कि ये दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रूव हो गया ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो F12 इज एक्शन, F21 इज रिएक्शन, ठीक।
ईजी। नेक्स्ट, बहुत सारी बुक्स में हम लोग कूलम्स लॉ को इस तरीके से भी प्रूफ करते हैं। मैंने तुम्हें जो प्रूफ करवाया है वो कराया है बाय द मेथड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या, देखो यूनिट वेक्टर बार मेंशन कर रखा है ना, यूनिट वेक्टर के मेथड से करवाया है मैंने। बहुत सारी बुक्स में इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर की तरीके से भी करते हैं और उसका ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इफ़ यू कैन, जब तुम किसी और बुक का रेफरेंस ले रहे हो तो तुम्हें वहाँ ये वाला फॉर्मूला भी दिख जाएगा। बोथ आर करेक्ट, कोई गलत नहीं है दोनों में से, दोनों सही है। तुम दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो जो तुमको ईजी लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि चार्ज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा हूँ। अभी तक देखो हम लोग एक सिंगल चार्ज पढ़ते आ रहे थे, क्यू। इस क्यू के बारे में फिर हमने एक और चार्ज ऐड किया। देखो पहले चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, सबसे पहले हम लोगों ने इस चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर मैंने Q1 और Q2 दो चार्जेस बना दिए। अब जैसे दो चार्जेस बने तो उनके बीच में एक फोर्स आ गई जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला या कूलम्स फोर्स बोला, वो आ चुकी है। अब अगर दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसमें पहला हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी भी चार्ज को एक लाइन, स्ट्रेट लाइन या फिर एक कर्व्ड लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मतलब ये एक्चुअल में 1D फिगर कोई है, एक लाइन है, लाइन इज़ अ 1D, वन डायमेंशन। तो उसमें अगर मैं एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो मैं उसे बोलूँगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखा है, स्ट्रेट रॉड। एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, मैंने उस पर एक चार्ज Q को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरीके से। तो जो ये क्या है हमारे पास, लैम्डा हमारे पास बताता है, लैम्डा इज़ अ सिंबल फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तुम लोग बोल सकते हो, एक ही बात है। इसका मतलब है Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज को पर यूनिट लेंथ पे डिवाइड कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर। बहुत सिंपल। सर्कुलर रिंग, अगर एक रिंग होगी, रिंग भी एक 1D फिगर होती है, ठीक है। रिंग है, अंदर से हॉलो है, कुछ नहीं है, इसके बस क्या होता है, सरफेस है। सरफेस है तो इसकी तो मैं लेंथ नहीं बोल सकता ना, इसका मैं लेता हूँ सर्कमफ्रेंस। तो मैं बोलूँगा लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/सर्कमफ्रेंस, जो कि 2πr होता है। दिस इज़ 1D। देखो ये तुम्हारा पता है काम कहाँ पे आएगा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास काम आएगा। दिस विल हेल्प यू इन गॉस थ्योरम, जो हम लोग इसके बाद के वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम में बहुत हेल्प आएगी, उसी से पूरा गॉस थ्योरम उसी पे डिपेंड है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरी की पूरी गॉस थ्योरम डिपेंड करती है। नेक्स्ट पे आते हैं, एज द नेम सेज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब है जब चार्ज किसी सरफेस, चाहे वो सरफेस प्लेन हो चाहे कर्व्ड हो, उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो पूरी जैसे मैं इस पर लिख रहा हूँ, अभी ये टैबलेट पे लिख रहा हूँ तो मैं इसकी सरफेस पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी सरफेस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम क्या बोलेंगे, जो उसकी डेंसिटी होगी इट विल बी गिवन बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका सिंबल होता है सिग्मा। अगर एक प्लेन शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका एरिया कितना वैल्यू कितनी होगी, Q/A, चार्ज बाय एरिया। यूनिट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल यूनिट है, चार्ज की कूलम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। अगर स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है जो स्फेरिकल है, उसमें क्या होगा हमारे पास, उसमें इसके पूरे के पूरे सरफेस एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे Q/सरफेस एरिया, जो कि होता है 4πr²। ठीक है, दोनों सिमिलर है। 4π इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, तो r² का मतलब मीटर स्क्वायर ही आने वाला है हमारे पास। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, अब बाकी तुम्हें डिटेल में गॉस थ्योरम में समझाया जाएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और हाँ ये जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट्स फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट 3D के लिए क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब एक स्फेयर है, मान लो एक स्फेयर है, एक स्फेयर के अंदर एक फुटबॉल टाइप का स्फेयर है, उसके अंदर चार्ज भरा हुआ है मैंने बहुत सारा, तो मैं तब क्या यूज़ करूँगा, तब मैं यूज़ करूँगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तुम्हारे सिलेबस में इतना यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादातर हम इन दोनों के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, इसके LCD लीनियर चार्ज डेंसिटी और SCD सरफेस चार्ज डेंसिटी के पढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें क्या होता है हमारे पास, देखो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन बेसिकली बहुत फंडामेंटल है। मैं तुम्हें ये समझाने से नहीं चाह रहा था बिकॉज मेरे को तुम्हें इसके न्यूमेरिकल्स कराए थे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बट इस वाले सुपरपोजिशन में होता क्या है सिर्फ कि अभी तक हम लोग एक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने पढ़ा, तुम लोगों को पढ़ाया कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इन दोनों केस में फोर्स कितनी लग रही है बताओ। बट अगर ये सिर्फ दो चार्ज ना हो, यहाँ पे एक मैं बोल दूँ कि एक चार्ज Q3 भी है, एक चार्ज Q4 भी है। अब मैं पूछूं बेटा बताओ कि Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है Q1 पे, Q3 कितनी लगा रहा है और Q4 कितनी लगा रहा है, और ये तीनों मिलकर कितनी फोर्स लगा रहे हैं इस पर, नेट फोर्स कितनी लग रही है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब जहाँ मेरे पास एक से ज़्यादा चार्ज किसी एक दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहे हो। जैसे यहाँ पे क्या है, एक चार्ज है Q1, इस Q1 चार्ज पे मैंने यहाँ पे भी क्यों लिख दिया, सॉरी ये Q2 होगा,
दिस विल बी Q2। इस Q1 चार्ज पे ये Q2, Q3 और Qn तक बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। सबके अंदर तुम्हें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और सबकी फोर्स की डायरेक्शन भी तुम्हें दे रखी है। देखो, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं उसको सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे को उसकी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, अच्छे से पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। वेक्टर सम मैंने भले ही यहाँ पे फॉर्मूले में से लिख दिया है, बट ये फॉर्मूले में मॉड नहीं है, ये पूरा वेक्टर है। अगर मेरे को उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना, तो तुम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना एफ, या फिर तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था आर इज इक्वल्स टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। याद आ रही 11th क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा गया था वेक्टर्स वाले में। और जब क्लास 11 में जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं बोलता हूँ कि वेक्टर इज़ द बेसिक ऑफ ऑल द फिजिक्स। जैसे ABCD है, जैसे ABCD है ना इंग्लिश का बेसिक, सब वहीं से बनता है, तो वैसे ही वेक्टर से ही फिजिक्स का सब कुछ चलता है। तो इसलिए वेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही तुम्हारे पास यहाँ आता है। तो इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं इन फोर्सेस को सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकता। अच्छे से सुन लेना, सीधा सीधा इनको ऐड नहीं कर सकता मैं, बिकॉज दे आर वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ को कब ऐड कर सकता हूँ, जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊँ, या फिर जब दो वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में चल रही हों ऐसे करके। ये F1 F2 है, इनको मैं तभी ऐड कर सकता हूँ जब ये दोनों के दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगर F1 ऐसे हो गया और F2 ऐसे हो गया ना, तो मेरे को इनके बीच का एंगल देखना पड़ेगा कितना होता है ये, तब जाके मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो इसलिए प्रिंसिपल सुपरपोजिशन तुम सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो, कोई डेरिवेशन नहीं आती है इसमें से। इसके हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे इसमें तुम्हें, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो आज के लिए इतना ही है। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन हम लोग को लास्ट टॉपिक है हमारा, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर होगा नेक्स्ट वीडियो में, वो हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हारा ये चैप्टर जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, और ऊपर से इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो मैंने चार्ज वाला स्टार्ट किया था, बताया था ना। इसके अंदर मैंने दो हैं टॉपिक, एक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो अभी मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म कर दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर कूलम्स वगैरह पढ़ा दिया। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे फील्ड्स। ओके, थैंक यू।